हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान क्लास 9वीं के लिए, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उनके लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके ज़िले में अभी भी सामाजिक का पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो रहे हैं रिपीट बार बार। अगर आपने बाकी के वीडियोस देखे हैं जो हमने सोल्यूशन अपलोड किए हैं, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट जो आपके एग्ज़ाम अभी होने हैं उनको भी बाद में आपके जब एग्ज़ाम हो तो उससे पहले एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आपके लिए सामाजिक के 4 बुक्स हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें वीडियोस हैं। तो जिस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ज़रूर देखिएगा उनको। और आपके वार्षिक परीक्षा में जो मैप आएगा, मानचित्र, जिसमें आपके बांध पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है ना, बांध की लोकेशन पूछ सकते हैं आपसे, राज्य कौन सा कहाँ ये पूछ सकते हैं, अरब सागर बंगाल खाड़ी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकते हैं। तो इन सभी के लिए एक वीडियो डाला गया है, ठीक है ना, मानचित्र का, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बास्तीन का पतन कब हुआ। तो ये हुआ था अपने 14 जुलाई 1779 को, 89 में। ठीक है ना, 1789 में। ऑप्शन श करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इटली का राष्ट्रवादी था, इटली का राष्ट्रवादी कौन था? तो ऑप्शन ए में जो लिखा है ना वो गिसेप्से मैजिनी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, वर्साय की संधि की गई। वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, कब की गई? तो 1864 में की गई। और किसने की थी ये भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ब्रैंडिस ने की थी। किसने की थी? ब्रैंडिस, ब्रैंडिस नाम के व्यक्ति ने की थी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए वो राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा से निकलती है। कितने? टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा अपने गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ये तो 8,848 मीटर है। वुलर झील वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या मानी जाती है? तो मार्च से मई तक का ऑप्शन हालांकि होती तो अपने मई से जून एकदम टॉप पीक पे होती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से ए बैठेगा सही। ठीक है ना, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये है अपने उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। फिर है सवाल, किस देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो देश कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक है, 2015 तक महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। फिर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी। ठीक है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? कौन व्यक्ति है जो वोट दे सकता है? तो 18 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति सभी वोट दे सकते हैं। भारत में निम्न में से उत्पादन का प्रमुख साधन है, क्या साधन है? तो देखिए भूमि, श्रम, पूंजी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। फिर हमसे प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए कृषि आएगी, वानिकी भी आएगी, मत्स्य पालन भी आएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य। ध्यान रखिए ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। ठीक है ना, तो बिहार। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर पूछा गया हमसे कि डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने क्या किया था? गिलोटिन का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखते हैं, हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया था, कब किया था? तो ये किया था अपने 1941 को। फिर सवाल पूछा है, घुमंतू खेती को श्रीलंका में नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो घुमंतू खेती, जिसे हम कहते हैं झूम खेती, उसको चैना कहा जाता है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से, अभी हमने बात की 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है, मतलब खारे पानी की झील है। ठीक है ना, प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। कितने? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो 73% है। ठीक है ना, अगला देखिए, इसमें थोड़ा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 73 है या 67 है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान
सभा में 3 वर्षों में कुल कितने दिन गंभीर चर्चा हुई? तो गंभीर चर्चा हुई अपने 114 दिन, ठीक है ना। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, यानी टोटल 165 दिन, ठीक है ना। अरे 165 दिन क्या, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना तो समय लगा बनने में, और 114 दिन गंभीर चर्चाएं हुई थी, ठीक है। अगला है, भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक कितने साल बाद होते हैं? तो 5 साल बाद। फिर हमसे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इनकी बात करते हैं। ये भी एक एक नंबर के हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, अगर आपने पहले वाले वीडियो देख रखे हैं ना, तो आप देखिएगा यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहे हैं, जिनमें कोई अंतर ही नहीं है, ज़्यादा अंतर है ही नहीं। जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन किया जा चुका है पहले, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो मतलब होता है वह जनसंख्या जो एक प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रबी फसल के 3 उदाहरण, ठीक है ना। तो रबी तो गेहूं, जो आलू, चना, ठीक है, ये हो जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो वापस देख लीजिए कौन कौन से लिख सकते हो आप। एक लिख सकते हो गेहूं, ठीक है ना, जो, और 3 पूछिए तो चना, ठीक है। फिर आलू, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये भी लिख सकते हो, सरसों भी इसमें आता है, ठीक है ना। ये हो जाएंगे अपने। अगला देखिए, भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक पूंजी को, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक पूंजी को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक स्थायी और कार्यशील। स्थायी पूंजी होती है और एक होती है कार्यशील, ठीक है ना। ऐसी पूंजी जो कार्य में लगी रहती है, और एक पूंजी जमा रहती है। रंग भेद नीति क्या है? तो ये साउथ अफ्रीका में चलती थी। नेल्सन मंडेला इसके कारण फेमस हुए थे, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था, और 27-28 साल तक वो जेल में रहे थे, और इसको अपार्थाइड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, काले और गोरे का भेद किया जाता है, अलग निवास की प्रणाली थी, इसी को क्या, रंग भेद बोला गया। अगला है, उपचुनाव से आप क्या समझते हैं? तो उपचुनाव एक ऐसी चीज़ जहाँ पे चुनाव होने के बाद या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि नेता की वहाँ मृत्यु हो जाती है या अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसके बाद जो चुनाव होते हैं, मतलब 5 साल से पहले समय में अगर चुनाव करवाए जाते हैं, उनको उपचुनाव कहा जाता है। अगला पूछा गया है कि विश्व के 4 लोकतंत्र देशों के नाम। लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो देखिए, एक तो भारत है ही, भारत हो गया अपना, फिर अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, ठीक है ना। ये सभी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्मली अभी तक देखा जाए तो लगभग सभी देशों में लोकतंत्र है, लगभग 56 देशों में लोकतंत्र है। अगला देखते हैं, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी? तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र क्या होता है कि जनता के लिए, ठीक है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, ये मानना था अब्राहम लिंकन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहने का मतलब जगह कम और उस जगह में सबसे ज़्यादा लोग रहते हो, तो वो कौन सा अपना? बिहार। कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ये है अपने केरल। कौन सा है? केरल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम। तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले नाम आता है अपने यमुना। किसका नाम आता है? यमुना, यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, अच्छा ये बात कर ली हमने, ठीक है, कौन सा है? केरल है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा? तो आपने देखा होगा ये इस प्रकार का जो राज्य है अपना, कौन सा? ये गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। सबसे तट रेखा मतलब समुद्र के किनारे लगने वाली रेखा। स्लीपर किसे कहते हैं? तो स्लीपर आप जानते हैं कि ये रेल की पटरियों के बीच में बिछाए जाने वाले नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए यहाँ स्लीपर का क्या मतलब है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगला है, हिटलर की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो देखिए, हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी अपने 30 अप्रैल 1945 को हुई थी, ठीक है ना, इस दिन हुई थी। और मृत्यु हुई कैसे? हुई ऐसे कि हिटलर को लगने लगा कि अब वो युद्ध नहीं जीत पाएगा, ठीक है, उसे लगा कि युद्ध में उसकी हार होने वाली है, तो वो शत्रुओं के पकड़े जाने के भय से उसने क्या, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना। ये उसकी मृत्यु इस प्रकार हुई।
फिर पूछा गया हमसे कि टाइद क्या है। तो टाइद क्या होता है कि अपने एक प्रकार का चर्च द्वारा वसूला जाने वाला क्या होता है, कर होता है। ये टाइद पिछले पेपर में भी पूछा गया, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था, ठीक है ना। चर्च क्या है, कर लिया करता था, टैक्स लिया करता था, तो वो वाला उसको टाइद कहा जाता था। फिर है सरकार बफर स्टॉक क्यों रखती है। तो इसका विशेष कारण है, बफर स्टॉक रखने से क्या होता है कि कहीं भी अगर कमी ज़्यादा महसूस लगे, कोई गरीब तबके के लोग हैं तो उनमें कम कीमत पर सामान उपलब्ध करवाने के लिए सरकार बफर स्टॉक रखती है, ताकि मुसीबत में काम आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ये लोगों के रहन सहन, आवास, मजदूरी, इन सभी को ध्यान में रख के किया जाता है कि लोगों का रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, जगह कैसी है, शिक्षा कैसी है, ये सभी देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आप ढूंढ लीजिए, टाइद वाला आपको मिल जाएगा, निर्धनता रेखा वाला मिल जाएगा, बफर स्टॉक ये अभी नहीं आया पिछले 4 पेपर में, और ये प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर आया है, जन याचिका नहीं आया, प्रधानमंत्री के 2 कार्य, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण वाला, प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं, मरुस्थल 3 जो विशेषताएं वो बतानी है। मतलब बहुत ही आसान पेपर है, आप अगर 2-4 पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। आगे आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे हुए हैं जिनमें अपने जंगल युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित हुआ करते थे, ठीक है ना, इस प्रकार के। और फिर आपको मानचित्र में दर्शाना है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, कहने का मतलब 5 नंबर का मानचित्र। बहुत ही आसान तरीके से अपने वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में अगर जाकर आप देखेंगे तो आपको मानचित्र का मिल जाएगा और आपके कोई मिस्टेक होगी नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।